नाड़ी नब्ज परीक्षण, पल्स एग्जामिनेशन। नाड़ी परीक्षण। नाड़ी परीक्षण का महत्व केवल चिकित्सकों के लिए ही नहीं बल्कि जनसाधारण के लिए भी विशिष्ट स्थान रखने वाला है। इससे बहुत ही कीमती जानकारी बहुत सस्ते में और कम समय में मिल जाती है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में इसका बहुत विशेष स्थान है। तो नाड़ी बढ़े हुए दबाव की एक तरंग है जो धमनियों में उस समय प्रकट होती है जब हृदय रक्त को पंप करके बाहर को धकेलता है। यह उस स्थान पर स्पर्श करके अनुभव की जा सकती है जहां पर कोई धमनी आर्टरीज किसी हड्डी के ऊपर त्वचा के निकट स्थित होती है। अतः कलाई पर सामने की ओर रेडियल धमनी को अंगुलियों से स्पर्श करके नाड़ी परीक्षण किया जा सकता है। सामान्य अवस्था में नाड़ी पल्स रेट हृदय गति और हार्ट रेट के अनुरूप ही होती है। तो नाड़ी परीक्षण में विधि नाड़ी दिखाने वाला और देखने वाला दोनों स्थिर चित्त हो, दोनों ही जल्दबाजी में न हो, उनके किसी भी अंग प्रत्यंग पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य दबाव न हो तो नाड़ी चेक कराई जा सकती है। तो तुरंत स्नान, भोजन और व्यायाम अथवा भूखे प्यासे और कामातुर एवं पखाना और पेशाब वेग युक्त स्त्री और पुरुष की नाड़ी नहीं देखना चाहिए। उक्त दशाओं में नाड़ी की गति बिल्कुल अनियमित होती है। ऐसे हालात में उचित निर्णय पर पहुंचना बिल्कुल असंभव है। तो नाड़ी परीक्षण का जो अनुकूल समय है वो क्या है? नाड़ी परीक्षण का अनुकूल समय सवेरे का समय ही माना गया है। नाड़ी परीक्षा से के पहले रोगी और चिकित्सक को शौच आदि से निवृत्त होकर स्व स्थिर हो लेना चाहिए। प्रातः काल में नाड़ी की गति उचित अवस्था में रहती है। पुरुष की दाहिनी और महिलाओं की बाईं कलाई की नाड़ी देखना चाहिए, पर आवश्यकता अनुसार दोनों नाड़ियां भी देखी जाती हैं। तो नाड़ी परीक्षण के लिए कलाई पर 3 अंगुलियां अनामिका, मध्यमा और तर्जनी रखते हैं। कैसे रखते हैं कि आप देख सकते हैं उपरोक्त चित्र में कि हाथ किस तरह से और किस तरह से तीनों अंगुलियां लगाई गई हैं। तो नाड़ी परीक्षण के लिए कलाई पर 3 अंगुलियां अनामिका, मध्यमा और तर्जनी रखी जाती है और कलाई के नीचे अंगूठा रखा जाता है। तो नाड़ी देखते समय चिकित्सक को चाहिए कि दाहिने हाथ की अंगुलियों से रोगी की कलाई पकड़ें और अपना बायां पहुंचा रोगी को कोहनी नीचे रखें, जिससे फलस्वरूप रोगी का हाथ उचित अवस्था में स्थिर रह सके। तो नॉर्मल अगर हाथ है वैसे रखने पे आप आराम से उसकी नाड़ी को चेक कर पाएंगे। गति के विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि 1 मिनट में नाड़ी के स्पंदनों की संख्या को नाड़ी की गति कहते हैं। तो 1 मिनट में जो नाड़ी के स्पंदन की संख्या होगी वह नाड़ी की गति होगी। तो आयु के बढ़ने के साथ साथ यह घटती जाती है। तो स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी गति निम्न प्रकार से होती है। तो इसीलिए जो वैद्य लोग हैं वह पूछते हैं कि उम्र क्या है, तो उम्र के अनुसार आपकी नाड़ी जो है कि देखी जाती है। तो जन्म से 5 महीने तक 140 से 115 बार फुदक या फड़क की अवस्था होती है नाड़ी में। 6 महीने से 1 वर्ष 115 से 105, 2 वर्ष से 6 वर्ष 105 से 90, 7 वर्ष से 10 वर्ष 90 से 80 और 11 वर्ष से 14 वर्ष 80 से 75, 15 वर्ष से 70 वर्षों तक, तो 75 से 70 तक सामान्य, ये 72 तक या कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन 70 वर्ष के पश्चात 70 से 60 तक ऐसा माना गया है। कुछ आचार्यों का मत है कि प्रायः 7 वर्षों तक स्त्री और पुरुष की नाड़ी की गति समान ही रहती है, लेकिन उसके पश्चात स्त्री की नाड़ी की गति तेज होने लगती है। अतः पुरुष की अपेक्षा स्त्री की नाड़ी का स्पंदन कुछ अधिक होता है। बुखार की अवस्था में प्रत्येक 1 डिग्री बढ़ने पर नाड़ी की गति प्रति मिनट 10 बढ़ सकती है। तो जहाँ पे 70 होना चाहिए वहां पे 80 होगी, जहाँ पे 80 होना चाहिए वहां पे 90 होगी। तो इस तरह से बुखार की अवस्था में सही परीक्षण नाड़ी के माध्यम से किया जा सकता है। ताल को कैसे देखेंगे? तो नियमित रूप से ठीक समय के अंतर पर स्पंदनों के होने को ताल कहते हैं। तो जब प्रत्येक 2 स्पंदन बराबर समय के अंतर से होते हैं तो नाड़ी नियमित रेगुलर कहलाती है। और सामान्यतः एक स्पंदन के प्रारंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ तक 0 से 8 सेकेंड का समय लगता है और इस प्रकार 1 मिनट में 72 स्पंदन होते हैं। तो बच्चों या महिलाओं में परिश्रम के बाद या ज्वर के समय में नाड़ी की गति तेज हो जाती है, परंतु उनकी तालबद्धता बनी रहती है। तो जब तालबद्धता बनी रहेगी
तो ही जो है कि इस चीज को स्पष्ट किया जा सकता है। बल फोर्स क्या होता है इसको जानना है कि नाड़ी शक्ति से स्पर्श करने वाली उंगली को धकेलती है। तो जो हमने 3 उंगलियां लगाई हुई हैं वो उसको धकेलती है, उसे नाड़ी का बल कहते हैं। तो नाड़ी कितनी जल्दी भरती और खाली होती है, इससे बल में अधिकता या कमी होती है। तो जब नाड़ी जल्दी भरती है और जल्दी खाली हो जाती है तब बल अधिक होता है। जैसे महाधमनी प्रत्यावहन, एरोटिक रेगुलेशन, अवटु अतिक्रियता, ठीक है, हाइपरथायरिज्म, रक्तहीनता, एनीमिया आदि में होता है। तो धीरे धीरे भरने और देर से खाली होने में बल कम हो जाता है। तो महाधमनी प्रत्यावह, अवटु अतिक्रिया और रक्तहीनता की स्थिति में नाड़ी का जो स्पंदन है, फोर्स है, वो अलग डिफरेंट होता है। तो ये पहचान और अनुभव की बात पे होता है। तो कभी अधिक बल और कभी कम बल होना भी ताल, रिदम्स की अनियमितता कहलाती है। यह अवस्था हृदय की दुर्बलता दर्शाती है। एक बार अधिक और एक बार कम वाली नाड़ी को एकांतरित नाड़ी, पल्स अल्टरनेशन, या 2 बार अधिक बल या एक बार कम बल वाली नाड़ी को द्विस्पंदनिक नाड़ी, पल्स बिगमेंस, और 3 एक बार कम वाली नाड़ी, त्रिस्पंदक नाड़ी कहते हैं। ये सभी नियमित अनियमितताएं, रेगुलर इरेगुलरिटीज हैं। अब आप इसको एक दोषज नाड़ी, द्विदोषज नाड़ी और त्रिदोषज नाड़ी के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि जनरली वैद्य जी लोगों की भाषाओं में इनका वात कुपित है, इनका वात और पित्त कुपित है, इनके त्रिदोषज नाड़ी है। तो आप इसको बल फोर्स के अनुसार भी समझ सकते हैं। तो आयतन पे आते हैं। प्रत्येक स्पंदन में नाड़ी जितना फूलती है और जितना देर तक फूली रहती है उसे आयतन कहते हैं। इससे हृदय के निर्गम आउटपुट का पता चलता है। अतिरिक्त दबाव में यह बढ़ जाता है, खिलाड़ियों में भी अधिक होता है। ताल, टेंशन, तो नाड़ी में रक्त प्रवाह बंद करने के लिए जितने बल की आवश्यकता पड़ती है उसे नाड़ी का तान कहते हैं। यह प्रौढ़ावस्था एवं उच्च रक्तचाप में अधिक कठोर हो जाता है। प्रकृति, करेक्टर, तो इसमें सांस की प्रक्रिया के साथ हृदय रोगी को देखा जाता है। यह हृदय की स्वस्थ स्थिति बताती है। तो उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त नाड़ी देखने से धमनी की भित्ति के कड़ेपन का भी पता चलता है। तो धमनी काठिन्य, आर्टिलरीज जो होती है, में नाड़ी रस्सी के समान प्रतीत होती है। आयुर्वेद के अनुसार नाड़ी की स्थिति, तो चिकित्सक की 3 अंगुलियों से रोग की नाड़ी पर रखी जाती है। तो उनमें से तर्जनी के नीचे वायु, मध्यमा के नीचे पित्त और अनामिका के नीचे कफ की गति जानी जाती है। तो वात, पित्त, कफ के रूप में देखते हैं। वात दोष में नाड़ी की गति क्या होती है? तो रोगी के शरीर में वात दोष होने पर नाड़ी की स्पर्श की अनुभूति चिकित्सक की तर्जनी पर अपेक्षाकृत अधिक होगी और वात नाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। जिस तरह से स्पंदन का चित्र में आप देख सकते हैं। तो पित्त दोष नाड़ी कैसे होता है? रोगी के शरीर में पित्त दोष होने पर नाड़ी के स्पर्श की अनुभूति चिकित्सक की मध्यमा पर अपेक्षाकृत अधिक होगी और वात की नाड़ी उछलती हुई चंचल चलती है। कफ दोष में नाड़ी, तो रोगी के शरीर में कफ दोष होने पर नाड़ी के स्पर्श की अनुभूति चिकित्सक की अनामिका पर अधिक होगी और वात की नाड़ी मंद धीरे स्थिर गति से चलती है। तो वात पित्त का आप इससे पता कर सकते हैं। अब स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी क्या होगा? स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी बलवती होती है एवं एक गति से चलती है। इसके गति में न तीव्रता होती है और न ही मंदता। तो कृमि रोग में नाड़ी, अब किसी को कृमि रोग है तो कृमि रोग में नाड़ी की विविध गतियां होती हैं। कभी नाड़ी स्थिर होती है तो कभी तीव्र गति से चलती है, कभी कम स्पंदित होती है तो कभी स्पंदन की अनुभूति ही नहीं होती, अधिक कठोर, प्रौढ़ावस्था एवं उच्च रक्तचाप हो जाते हैं। तो मंदाग्नि में नाड़ी की स्थिति, जिनकी पाचन शक्ति घट गई हो उनकी नाड़ी अत्यंत मंद हो जाती है। जिनकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है उनकी नाड़ी बलवती होती है। भूखे मनुष्य की नाड़ी चंचल होती है और जो भोजन कर चुका हो उसकी नाड़ी स्थिर होती है। तो इस तरह से असाध्य रोगों में नाड़ी कैसे देखेंगे? तो नाड़ी कंपन युक्त चलती चलती रह जाए और फिर अंगुलियों को स्पर्श करे। नाड़ी अति सूक्ष्म अथवा अति वेग से चलती रहे। नाड़ी टूट कर चलती है, ठीक सिलसिला नहीं मिलता। विविध नाड़ी, तो कामातुर, क्रोधित एवं परिचय किए हुए मनुष्य की नाड़ी वेगवती होती है। तो धातु क्षीणता में तथा चिंताग्रस्त मनुष्य की नाड़ी क्षीण गति से चलती है। नाड़ी परीक्षा के लिए अध्ययन से
अभ्यास का स्थान श्रेष्ठ है। तो जितने ज्यादा आप परीक्षण करेंगे, अध्ययन और परीक्षण एक साथ होगा, तभी आप इसकी श्रेष्ठ अनुभूति पा सकते हैं। तो धन्यवाद। इस तरह की और जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।